हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। विकी का बंगलो। कुछ पलों की खामोशी के बाद विकी बताता है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो यही सही। मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। मुझे फेमस एक्टर बनना था। मुझे एक्टिंग, डांस, स्टेज शो, फन, एक्स्ट्रा का शौक था। और डैड चाहते थे कि मैं उनकी तरह फेमस लॉयर बनूं। अंत में उनकी ज़िद की जीत हुई और मैं पढ़ने के लिए लंदन चला गया। मैंने मेरे शौक छोड़ दिए, लेकिन मेरे शौक ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अंत में मैं उन लोगों की साजिश का शिकार हो गया और मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके दिए हुए ड्रग्स को इंजेक्ट करवा लिया। पहले मुझे लगा कि उन्होंने मेरी मदद की है, लेकिन उनका मकसद मुझे बहुत बाद में समझ आया। उन्होंने मुझे क्यों चुना, यह मुझे तब पता चला जब मुझे आपके बारे में बताया गया। अब अगर मैं ठीक समय पर पावर डोज नहीं लूँगा तो मेरी मौत हो जाएगी। यह मौत सामान्य नहीं होगी। यह असहनीय दर्द जिसका मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता। अपनी बात पूरी करने के बाद विकी खामोश हो जाता है। अब भूमि अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रख लेती है और उसे अपनी तर्जनी उंगली से रगड़ते हुए कुछ सोचती है। उसके बाद कहती है, मतलब तुम्हें भी वही चीज़ चाहिए जिसकी वजह से सारा बवाल है। विकी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुरा देता है। अब भूमि अनीका की तरफ देखती है और पूछती है, क्या सच में ऐसी कोई चीज़ है? अनीका पहले जितने ही शांत भाव से अपनी गर्दन ना में हिला देती है, फिर भूमि की तरफ देखकर कहती है, नहीं भूमि, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब विकी अनीका की तरफ देखकर कहता है, अनीका जी, आपको मेरी वजह से झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे वह नहीं चाहिए। अब अनीका विकी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वह एक झूठ है? विकी जवाब देता है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अब विकी एक पल के लिए रुकता है और अपनी जगह से 2 कदम कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इस दुनिया की अंडरवर्ल्ड की सभी ताकतें आपके पीछे पड़ी हैं और मेरे जैसे न जाने कितने खतरों को अलग अलग तरह से तैयार करके बार बार आपके सामने ला खड़ा करती हैं। अब तक न जाने ऐसी कितनी ताकतों का आप सफाया कर चुकी हैं। यह सब सिर्फ एक झूठ या गलतफहमी या अफवाह के आधार पर तो नहीं हो सकता। चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश। इस वक्त दमयंती देवी की सबसे वफादार सिपाही उसके साथ थी। लच्छों के मिलने के बाद दमयंती देवी अपने खास लोगों के साथ अपना ठिकाना बदलने वाली थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि रिया रोबोट के दमयंती देवी के किले तक पहुंचने का मतलब था कि अब दुश्मन के लिए उसके ठिकाने को ढूंढना संभव नहीं होगा। वह कभी भी उसके किले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो दुर्घटना दमयंती देवी के साथ हुई, उसके बाद उसकी सिपाही उसे लेकर दूसरी ही दिशा में निकल जाती हैं ताकि उसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। दमयंती देवी अभी तक भी अपनी सुध बुध में नहीं थी। उसकी सिपाहियों द्वारा लच्छो और रुद्रमा देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। यह सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे हो सकें, इसलिए वह लोग घने जंगलों में चंबल नदी के किनारे अपना बसेरा डालकर बैठे थे। यह स्थान अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान का आना जाना नहीं था। इन चिताओं को मुखाग्नि दमयंती देवी को खुद देनी थी। वैसे भी उसके अलावा कौन था जो इस काम को करता? दमयंती देवी बालू पर बैठी हुई थी, अपनी फटी हुई आंखों से लगातार टकटकी लगाकर एक ही ओर देखे जा रही थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह खुली आंखों से बेहोश हो। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद उसकी एक सिपाही आकर उससे कहती है, माँ साहिब, अंतिम विदाई देने का समय हो गया है। उसकी बात सुनने के बाद भी दमयंती देवी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। कुछ देर तक वह सिपाही
वहीं खड़ी रहती है। लेकिन जब दमयंती देवी किसी तरह की हरकत नहीं करती, तब वह उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और धीरे से बड़ी हिम्मत करके उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। उस सिपाही के स्पर्श से दमयंती देवी उसकी ओर देखने लगती है। दमयंती देवी के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। वह अपनी पथराई हुई आंखों से बस देख रही थी, मानो वह कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। दमयंती देवी को अपनी ओर देखते हुए पाकर वह स्त्री सिपाही हिम्मत करके आगे कहती है, माँ साहब, हम अधिक देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। हमें सभी ज़रूरी कामों को पूरा करके यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यह स्थान आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वह स्त्री सिपाही कई बार कोशिश करती है, लेकिन दमयंती देवी अपनी अचेत अवस्था से बाहर आकर उस जगह से उठकर खड़ी नहीं हो पाती। अंत में वह सिपाही अपनी जगह से बैठे बैठे अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाकर अपनी दूसरी सिपाही साथियों को देखती है। अब स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए उनमें से कुछ आगे बढ़ आती हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि दमयंती देवी को छू सके। सभी आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं और फिर आंखों ही आंखों में कुछ तय करके हिम्मत जुटाती हैं। इसके बाद नीचे झुककर दमयंती देवी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करती हैं। माँ साहिब, चलिए, वक्त हो गया है। दमयंती देवी खड़ी हो जाती है, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ाती। सभी स्त्री सिपाही डरी, सहमी और मजबूर दिखाई देती हैं। इससे ज़्यादा उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी वक्त तेज हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ चारों ओर फैली हुई नदी की रेत, बालू उड़कर धूल का बवंडर सा खड़ा कर देती हैं। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें अपने कानों में तेज आवाज़ भी सुनाई देती है। यह एक हेलीकॉप्टर था। इस वक्त दमयंती देवी कहाँ मौजूद है और किन परिस्थितियों से गुजर रही है, इसके बारे में उस एक के अलावा कोई नहीं जानता था। यह वही एक था जो इस वक्त हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच और रंग साफ था। ब्लैक शेड्स 3 पीस पहने हुए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसकी उम्र तकरीबन दमयंती देवी जैसी ही थी। वह जैसे जैसे करीब आता जाता है, सभी स्त्री सिपाही दमयंती देवी को अपनी जगह पर खड़ा छोड़कर अपने कदम पीछे की तरफ हटाती जाती हैं। कुछ कदम दूर हटने के बाद वह सभी अपने हाथों को सामने की तरफ बांधकर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती हैं, जबकि दमयंती देवी अपनी जगह पर ज्यों की त्यों मूर्ति बनी खड़ी थी। विकी का बंगलो। अब अनिका अपने दोनों हाथों को विवेकानंद पोज में बांधते हुए लंबी गहरी सांस लेती है और विकी की तरफ देखते हुए कहती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा ही है। फिर विकी पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे कहती है, यह भी तो हो सकता है कि यह झूठ, गलतफहमी या अफवाह उन्होंने अपने किसी खास मकसद से फैलाई हो। खुद सोचो, जो इतने सारे ड्रग बनाने में सक्षम है, जितने कि तुम्हें इंजेक्ट किए गए हैं, तो यदि इसके आगे की स्टेज के ड्रग बनाना भी संभव होता तो क्या वह नहीं बना पाते। यह सुनते ही विकी के कदम ठहर जाते हैं और वह पलटकर अनिका की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगता है। अब अनिका आगे कहती है, यह बात एकदम साफ है कि अगर इससे आगे की स्टेज के ड्रग बनाए जाते हैं तो उसे इंसान का शरीर झेल नहीं पाएगा। अब विकी के मन में सवाल और गहराने लगते हैं। अनिका स्थिति को भांप कर आगे कहती है, इन सभी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हैं जिन्हें कभी दूर नहीं किया जा सकता। पहले ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हर बार उससे भी ज़्यादा खतरनाक ड्रग लेना पड़ता है, जिसे उन लोगों ने पावर बूस्टर का नाम दिया है। अगर यह मान भी लिया जाए कि इसके आगे की स्टेज का कोई ड्रग बनाया भी गया है, तो निश्चित ही वह इंसान को थोड़ी सी खुशी देने के बाद जानलेवा ही होगा। अब विकी कुछ सोचकर कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो ज़रूर वह तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा के पास होगी। अब अनिका विकी की तरफ देखने लगती है।
उसे विकी से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इस तरह का कोई सवाल उठाएगा या फिर वह इतने आगे तक की कहानी जानता होगा। अनिका की स्थिति को रोहित तुरंत समझ जाता है और वह विकी से कहता है, यह भी तो हो सकता है कि साइंटिस्ट स्वाति मल्होत्रा के पास उनके उन काले कारनामों के सबूत हों जिसके तहत उन्होंने ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किए। जिस दर्द की कल्पना से तुम मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहते बल्कि उसे गले लगाना चाहते हो, तो सोचो क्या कोई देश ऐसा होगा जो अपने नागरिकों को ऐसी यातना सहने देगा। इसके बाद रोहित एक पल के लिए चुप हो जाता है और विकी कुछ सोचने लगता है। तभी रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसीलिए वह किसी अमृत जैसे ड्रग को बहाना करके अनिका के जरिए उन सबूतों को खोज निकालना चाहते हैं ताकि उन्हें ख़त्म कर सके। अब भूमि कहती है, अगर वह जिंदा होती तो क्या अनिका को उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इस तरह अकेला छोड़ देती कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू बचपन गैरों के बीच तरह तरह की जातियों को सहते हुए बिताया। अब विकी कहता है, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि साइंटिस्ट स्वाति मल्होत्रा के मरने के कोई सबूत नहीं है, पर मेरे लिए अब यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। यह सब जानना समझना मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तुम सभी को मेरा लास्ट बाय। फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मेरी लास्ट विश पूरी करने के लिए। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो तकलीफ़ उठानी पड़ी उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से आकाश से भी माफ़ी मांग लेना। मैंने हमारी दोस्ती पर दाग लगाया है। इससे पहले कि विकी कुछ अनहोनी कर बैठता, अनिका कहती है, मेरे पास एंटीडोट है, तुम्हें जान देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब विकी के कदम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं तब अनिका दोबारा से कहना चालू करती है, इन ड्रग की वजह से जो लोग मारे गए तुम्हें उनके बारे में पता है, लेकिन इन ड्रग को लेने के बावजूद जिनकी ज़िंदगी बचा ली गई है क्या उनके बारे में नहीं जानते? तुमसे पहले भी जिन लोगों को बचाया गया उनके लिए किसी तरह के नेक्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि इसी एंटीडोट से उन्हें बचाया गया है। अनिका की यह बात सुनते ही सभी अनिका की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि रोहित और भूमि अपने चेहरे से किसी भी तरह के आश्चर्य का भाव प्रकट नहीं होने देते। वह दोनों इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जैसे इस बारे में सब कुछ जानते हों। रोहित को विश्वास था कि अनिका अगर ऐसा कह रही है तो निश्चित ही उसके पास एंटीडोट होगा। वह खुद एक काबिल साइंटिस्ट है, वह एंटीडोट बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि को यह लगा कि वह इस वक्त विकी को रोकने के लिए यह सब कह रही है। वैसे भी भूमि इस ड्रग के पूरे रहस्य को नहीं जानती थी और ना ही उसने अनिका से इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की थी। इसकी दो वजहें थी। पहली यह कि वह इसके जवाब अपने मन में खुद ही ढूंढ कर बैठ गई थी और दूसरा क्योंकि वह खुद भी यह मानती थी कि कुछ बातें वह भी न ही जाने तो अच्छा है और जो भी जानने के लिए ज़रूरी होगा वह अनिका उसे खुद बता देगी।